चलिए देखें, अब है ना प्लेन और लाइन से रिलेटेड जैसे दो तीन टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के। मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा के दे रहा हूँ, उसी में आपको कौन सा बता रहा हूँ, अलग से टॉपिक लेकर के डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको बढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना। जैसे एक प्रॉब्लम कैसा आता है, ध्यान देना। जैसे ये वाला मैंने आपको दिया था कि एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछता है कि उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, तो वो कैसे निकालना है, वो लॉजिक है। दूसरा एक बार बोलता है कि यदि एक प्लेन है उसके ऊपर दो लाइंस हैं, वो दो लाइन को कंटेन कर रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालो और प्रूफ करो कि दोनों लाइंस जो है वो कोप्लेनर है ना। तो वो जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, उन सबको मैंने एक एक प्रॉब्लम में करके यहाँ पे डाल दिया है। आपको चार प्रॉब्लम बता देता हूँ, चार प्रॉब्लम में आपके ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट पूरे कवर हो जाएंगे इनके मिक्स वाले, ठीक। फिर अपन चलेंगे दूसरे वाले फॉर्मेट पे। देखिए क्या बोला बेटा, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट्स दिए हुए एंड पैरेलल टू द लाइन, है ना। बेटा यदि आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो सबसे पहली बार जिस भी प्लेन के बारे में बात करते हैं तो वन पॉइंट फॉर्म से हम उस प्लेन की इक्वेशन लिख लें, है ना। याद करिए हमारा क्या तरीका था, इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम क्या मानेंगे, वन पॉइंट फॉर्म में। एबीसी हमने अज्यूम कर लिया कि उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो हम लिखते थे ए x माइनस x1, तो x1 के प्लेस पे 1 आ गया होगा, प्लस b y माइनस y1, तो y माइनस 0, और प्लस c z माइनस z1, तो z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया जो मेरा आंसर देगा। दूसरी चीज आपसे बोला 3,2,2 भी वो पॉइंट है जहां से बेटा ये प्लेन पास हो रहा है, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली कंडीशन अपन यहां से निकालो, कैसे, 3 को सेटिस्फाई करा x के प्लेस पे, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, तो आएगा 2i। 2 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा 2b, और 2 रखेंगे यहां तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3c इक्वल टू 0। ये बन गया। अगला देखो, अगला कंडीशन एक ये निकल के आया। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं कि जो लाइन है, लाइन प्लेन है, इक्वेशन सॉरी एक मिनट रुको, मैं गलत कर दिया। अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला ना, हाँ सही तो लगा है, करेक्ट कंफ्यूज मत, मुझे लगा कि मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी है, ठीक है चलेगा बेटा। अगला कंडीशन क्या बोला उसने कि देखो जो प्लेन है वो पैरेलल है इस लाइन के, ध्यान देना, प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो बेटा a1 a2 ये है, तो क्या बनेगा 1a प्लस b1 b2 मतलब माइनस 2b प्लस c1 c2 मतलब 3c इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन। और अब अपन इन दोनों को सॉल्व करके abc की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे बेटा, a अपॉन में हाइट किया तो ये हो गया होगा 6 प्लस 6 12 इक्वल्स टू में b के अपॉन में क्या आएगा बेटा, इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस 6 तो माइनस 3, और c के अपॉन में लिखने जाएंगे तो -4 -2 तो -6, 3 से कैंसिल हो रहा है बेटा, ये तो ये 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -2। तो बेटा a की वैल्यू क्या निकल के आई बोलो, a इक्वल्स टू 4k, b इक्वल टू -k और c इक्वल टू -2k। और इस वैल्यू को उठा करके इस प्लेन में रख दो, फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा देखो। रखने के बाद a के प्लेस पे रखोगे 4k x माइनस 1, b के प्लेस पे बेटा -k और इनटू y अकेला ही है, और c के प्लेस पे -2k और z प्लस 1 इक्वल, बेटा k से डिवाइड कर दो, सॉल्व करो, तो बनेगा 4x माइनस 4 माइनस y माइनस 2z माइनस 2। बेटा इक्वेशन क्या निकल के आया देखो, 4x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 6। ये मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आया। चलिए तो देखो बेटा कुछ भी नहीं था, जो कंडीशन देता जाएगा वो लगाते चलो, आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसे, तो फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट वाला कैसे कर लिया नोट, सबने आता है, बैठे हैं। अब सेकेंड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, उसे भी देखिए। अच्छा जिनका नहीं आया बेटा उनके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई। देखिए नेक्स्ट वाला देखो,
सेकेंड वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, या तो दो प्लेन से पास होने वाले इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखा था हमने, है ना। अब हाँ हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, कंफर्म कर लेता हूं प्लेन है। एक बेटा सही क्वेश्चन है, ध्यान देना, समझ बेटा। अपन को क्या लिखना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दीस टू। बेटा कभी भी याद रखिएगा, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन भी लिखना है ना, तो भी इक्वेशन वही होता है, p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 इक्वल टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन था 11th क्लास में, जब मैंने पढ़ा था दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखा था, तो फर्स्ट इक्वेशन l1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l2 इक्वल टू 0, हमेशा यही होता है। तो यहाँ पर भी हमारा इक्वेशन मेरा अभी भी वही है बेटा, क्या, p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 इक्वल टू 0। अब देखो, यदि मैं इसके लिए बोलने जा रहा हूं कि ये ऐसा दिया हुआ है, तो अगर प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 2x प्लस वाई माइनस z माइनस 3, फर्स्ट इक्वेशन है, प्लस लैम्डा टाइम्स 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू x, y वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 1 माइनस 3 लैम्डा इंटू y, और z वाले को सॉल्व करेंगे तो 4z मतलब 4 लैम्डा माइनस 1 z, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा होगा 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो इक्वेशन निकल के आया ना, ये मेरा फाइनल इक्वेशन है प्लेन का, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो मुझे आंसर में चाहिए था। अब कंडीशन कहां पे अटक गई मेरे पास, के लैम्डा कैसे निकाला, तो उसके लिए ऑप्शन ने क्या बोला कि ये जो प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल है। अब ये जो प्लेन है वो लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर हुआ, तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 कौन हो गया, इसके डायरेक्शन रेशियोस, तो बेटा 2 प्लस 5 लैम्डा, a2 कौन हो जाएगा, लाइन के डायरेक्शन रेशियोस, तो 2 प्लस b1 1 माइनस 3 लैम्डा इनटू 4 प्लस c1 मतलब 4 लैम्डा माइनस 1 और जैसे 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 4 प्लस 10 लैम्डा प्लस 4 माइनस 12 लैम्डा प्लस 20 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा ये निकल के आए 30 माइनस 12 मतलब 18 लैम्डा, 4 प्लस 4 8 माइनस 5 तो प्लस 3, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/6। और लैम्डा की ये वैल्यू उठा के हम कहां रखते बेटा, प्लेन में, तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, 2 और माइनस 5/6 इंटू x प्लस 1 प्लस हो गया होगा 3/6, है ना, लिखे ना तो ऐसे y, और 4 लैम्डा में इसमें सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 4/6 माइनस 1 z प्लस 9 लैम्डा है, तो माइनस 9/6 माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करना, 12 माइनस 6 तो ये हो जाएगा, 12 माइनस 5 तो 7/6x, 6 प्लस 3 9/6y, ये हो जाएगा माइनस 10/6z, और ये 18 माइनस तो माइनस 27/6 इक्वल टू 0। 6 क्या है, तो 7x प्लस 9y माइनस 10z माइनस 27 इक्वल टू, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे वही है, जो भी कंडीशन दे लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आते जाते रहते हैं, आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक, नोट कर लीजिए इसे। तो फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए सर, आपका ध्यान देना,
आपसे क्या बोला थर्ड वाले में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -1, -5, -10। एक पॉइंट दिया हुआ और दूसरा पॉइंट दिया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। मतलब इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो और उसका डिस्टेंस बताना है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या है, ये पॉइंट से डिस्टेंस निकालना बात का काम है। मेन कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि यार इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं लाइन और प्लेन का। तो ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझना है मेन ना, ताकि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं बनेगा। ये आपका प्लेन है बेटा, प्लेन की इक्वेशन उसने मुझे दे दी है x - y + z = 5, और जो लाइन है ना वो ये है मान लो। तो इस लाइन का इक्वेशन उसने मुझे दे करके रखा है, यहां पे लिख देता हूं, x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/12। क्लियर? अब सोचिए, ये लाइन प्लेन है, ये लाइन है, आपको निकालना है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला केस, मतलब एक टाइप से ये समझो, ये प्लेन, ये लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं, इस पॉइंट के। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम काम क्या करें, तो सुनो देखो, मैंने क्या किया, लाइन है, लाइन का ही एक पॉइंट है जो इस प्लेन पर होगा, तो मैंने लाइन की इक्वेशन में इक्वल टू में r रख करके इस पर एक पॉइंट निकाल लिया, और मान लीजिए वो p पॉइंट है, तो p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो लाइन पर रख करके। ठीक है, अब लाइन पे रखा तो कैसे निकलेगा, ये इससे सॉल्व हुआ तो 3r + 2, ये हुआ 4r - 1, ये हुआ 12r + 2। अब ये पॉइंट निकल के, अब ये जो पॉइंट निकल के आया ना p, अब लॉजिक लगाना बेटा, ये जो p वाला पॉइंट है वो इसी के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है ना, मतलब ये प्लेन के ऊपर ही है, जो प्लेन है ना उसके ऊपर एक पॉइंट है, और प्लेन का पॉइंट है तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन लगा करके फिर हम r निकाल के लेके आएंगे। तो यहां से जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को कहां सेटिस्फाई करवा दो बेटा, प्लेन की इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या था, x - y + z = 5, x के प्लेस पे क्या आएगा, 3r + 2 माइनस y के प्लेस पे 4r - 1 प्लस z के प्लेस पे 12r + 2 = 5। कितना सॉल्व हो गया होगा, 12r + 3 15 माइनस ये तो 11r, और 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 और 5 तो गए यार, 0 हो गया, मतलब r की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। अब r यदि 0 आया तो p के कोऑर्डिनेट्स बताओ, p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो अपन क्या करेंगे, r की वैल्यू को यहाँ p में रख दो, r को 0 करोगे तो ये p वाला पॉइंट क्या निकला 2, यहाँ 0 करोगे तो -1, यहाँ पर 0 करोगे तो फिर से क्या निकल के आया 2। आगे चले, अब ये जो पॉइंट निकल के आया ना p 2 -1 और 2, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो बेटा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये समझ के रखो कि कभी भी एक लाइन और प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो हमेशा कॉन्सेप्ट यही लगाओ कि लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लो r करके, और वो पॉइंट प्लेन पर भी होगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन में उसको रखना, तो वहां से क्या निकल के आएगा r की वैल्यू, और उस r की वैल्यू को पॉइंट पर रख देना तो पॉइंट निकल के आ जाएगा, अपना काम हो गया। क्लियर है सबको, है ना। तो बेटा इस तरीके से जाकर के निकालो। अच्छा अब अपना लास्ट वाला काम क्या बचा था, देखो ये p पॉइंट है, मान लो ये a पॉइंट था, तो ये a पॉइंट यहां पे मान लेते हैं, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 -5 -10। आपसे क्या पूछा उसने, a और p का डिस्टेंस, कहीं पे भी हो गया चलेगा। तो अपन को a के निकालना है, तो AP = डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो √x2 - x1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। दूसरा आएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, और 2 + 10 का स्क्वायर। सॉल्व करना, आंसर आएगा 9 + 16 + 144, तो ये 25 169 हो गया, मतलब 30। आगे तो बेटा ये यहाँ से अपना इसका आंसर आ गया। तो देखो बेटा इसके ऊपर मैं और क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, इन पर कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लाइन और प्लेन दे देगा, बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते रहो, ढूंढते रहो, करना यही है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप लगाते चलो, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया आपको क्लियर कर दिया, ठीक। चलो
ये नोट करो, तो फिर मैं लास्ट वाला प्रॉब्लम भी कर पाता हूं, उसमें भी इतना कॉन्सेप्ट। अब बेटा देखिए नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, फोर्थ वाला जो है, इसके ऊपर मैंने एक फिफ्थ प्रॉब्लम और लिखा है। देखो पहले तो फोर्थ वाला प्रॉब्लम समझो, अब इसको ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। क्या बोला उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस, आपके दोनों लाइन के इक्वेशंस दी हुई है ना। अब दो लाइंस आपके पास दी हुई है, अपन को उसके प्लेन की इक्वेशन निकाल करके बतानी है। इसको लॉजिक समझना, लॉजिक क्या लगा रहे हैं, ध्यान देना। मैंने बोला ये प्लेन है बेटा, सबको है ना इमेजिन करो, सारी चीजें कुछ भी रटने वाला नहीं होता, सब वहीं के वहीं निकल के आती है कंडीशंस। ये प्लेन है, इसके ऊपर दो लाइंस हैं, फर्स्ट वाली लाइन ये है, सेकंड वाली लाइन मान लो ये है, दोनों लाइंस चलेगा। तो देखना बेटा एक चीज, यदि फर्स्ट वाली लाइन यहां पर है तो क्या फर्स्ट वाली लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, 1, 1, -1 से। तो एक पॉइंट मैंने इस पे लिख दिया 1, 1, -1, यार एक पॉइंट से पास हो रही है ये ए से, समझ में। अच्छा साथ में एक और चीज, यार इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, 3, -1 और 0। तो बेटा उसको साइड में लिख लो, इसमें एरो करके बना देता हूं, 3, -1 और 0 जो है ये इसके क्या हो गए, DRS डायरेक्शन रेशियोज। तो देख फर्स्ट वाली लाइन की इंफॉर्मेशन पता थी कि फर्स्ट वाली लाइन प्लेन पर है, दूसरी वाली लाइन भी प्लेन पर है, तो इस पर भी कोई पॉइंट होगा B, चलेगा। अब दूसरी वाली पॉइंट जो है वो दूसरा पॉइंट कौन सा है बताओ, 4, 0, -1। तो मैंने लिखा 4, 0, -1, ये पॉइंट आ गया। और फिर इसके DRS देखे मैंने, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या निकल के आएंगे, 2, 0, 3। अब देखिए दोनों लाइंस आ गए, मेरे से क्या बोला गया, एक प्लेन है उसके ऊपर दो लाइंस हैं, यदि वो दोनों लाइन को प्लेन कंटेन कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब लॉजिक लगाना, इक्वेशन ऑफ प्लेन यदि निकालना है तुम्हें तो लॉजिक लगाओ ये कि सबसे पहले मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ प्लेन, कैसे लिख रहा हूं ध्यान देना। मैंने बोला यार इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लो ABC, क्या वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, 1, 1, -1, हाँ एक पॉइंट है वो, क्योंकि जो लाइन का पॉइंट है वो प्लेन पर भी तो है। तो मैं लिख सकता हूं ना AX - X1 प्लस B Y - Y1 प्लस C Z - Z1 = 0। ये हमने लिख दिया, ये प्लेन की इक्वेशन आई, फर्स्ट कंडीशन तो हो गया। अब दूसरा सुनो, एक बार ध्यान से समझना, अभी इस दूसरे पॉइंट का यूज मत करो, अभी इस पॉइंट का यूज मत करो, इसका यूज हम कहां करेंगे वो देखना ध्यान से। पहली कंडीशन तो ये लिख ली, दूसरी कंडीशन कैसे निकालना बताओ, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे प्लेन के, तो प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 हो जाएगा। तो ABC जो हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज लेके रखे थे ना बेटा, आप ऐसा कर लीजिए, इसको PQ लिख दीजिए बड़े सी। अब सुनिए ABC इसके डायरेक्शन रेशियोज थे, तो बेटा इनके साथ परपेंडिकुलर है, तो 3A A1 A2 प्लस B1 B2, तो -B प्लस 0C = 0। ये मेरा सेकंड इक्वेशन निकल के आया। थर्ड इक्वेशन क्या, यार यही वाला प्लेन इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइन भी इस पर है, तो यहां भी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लगेगा। तो बेटा ये ABC इसका था और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो क्या लिखेंगे 2A - 0B प्लस 3C = 0। ये थर्ड इक्वेशन। अब जैसे ये दोनों आ गई, इन दोनों को सॉल्व करके ABC उठा लो, दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेटा A के अपॉन में इसे हाइड किया, इधर से क्या आएगा -3, B के अपॉन में क्या आएगा, इसे हाइड करो तो ये 0 और ये -9, और C के अपॉन में जाएगा, ये हाइड हुआ तो ये 0 और ये तो +2 = में क्या ले लो, आपके पास आ गया बेटा आंसर, A = -3K, B = -9K और C = 2K आ गया। और जैसे ये वाले पॉइंट आ गए ना, इसको उठाओ इक्वेशन में, ठीक इक्वेशन में रखा, अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, A के प्लेस पे क्या रखेंगे बोलिए, -3K × x - 1, B के प्लेस पे बेटा -9K
इंटू वाई माइनस वन और सी के प्लेस पे 2k इंटू जेड प्लस वन। सॉल्व कर लेना, k से माइनस से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा क्या 3x प्लस 3 प्लस 9y माइनस 9 हो गया होगा और ये माइनस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा इक्वेशन आया 3x प्लस 9y माइनस 2z और माइनस 11 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ना, तो इक्वल टू में 8। बेटा ये फाइनल प्लेन की इक्वेशन निकल गई। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन यदि पूछा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है तब तो मेरा आंसर यहां आ गया। साथ में वो एक और चीज पूछता है, आपको बोलता है कि प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और फिर क्या करेंगे, देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट का यूज कर लिया था, इसके डायरेक्शन रेशियोज का यूज कर लिया। ये जो क्यू वाला पॉइंट है दूसरा वाला, ये भी तो उस प्लेन पर ही है क्योंकि लाइन को कंटेन करना है। लाइन कंटेन करना मतलब लाइन प्लेन पर है तो लाइन का पॉइंट भी प्लेन पर है। तो ये यदि प्लेन पर है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब है कि वो दोनों प्लेन पर हैं, और यदि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर नहीं है, मतलब वो जो लाइन है एक्चुअल में वो उस लाइन को कंटेन नहीं कर रहा। समझ गए? तो अपन क्या करें, अब ये जो पॉइंट बचा है ना 4, 0, -1, इसको इसमें सेटिस्फाई करवा के चेक करो कि वो है या नहीं। तो 4, 0, -1 रखिए यहां से 12 प्लस 0 प्लस 2 कहां गए, -3 है ये यहां पे अच्छा 3x, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई किया -3 तक, सॉरी ये -3 हो गया तो कितना हो गया होगा ये है ना, इक्वल टू में 14 आ गया होगा। चलो अब यहां से इसको रख करके देखो 4 प्लस ये तो आ गया ना 14 इक्वल्स टू 14। मतलब इसने इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया, पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है कि वो प्लेन कैसे, वो प्लेन के ऊपर है। तो देखो बेटा दोनों चीजें होती हैं। आपको दो लाइंस दे करके, सुनो मेरी बात ध्यान से, दो लाइंस दे करके बोलता है कि उनको कोप्लेनर प्रूफ करो, तो कोप्लेनर प्रूफ करने का एक तरीका मैंने बताया था डिटरमिनेंट वाला लास्ट लेक्चर में, कि डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दो डायरेक्ट आंसर देता है। यदि सिर्फ कोप्लेनर प्रूफ करना है तो उस पे जाओ, उसके लिए इतना सारा करने का मतलब नहीं है। और यदि आपको वो प्लेन की इक्वेशन भी पूछ रहा है कि जो दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है वो प्लेन भी बताओ, तब बकायदा मेथड पे जाओ प्लेन, और यदि प्लेन निकाल रहे हो ना तो फिर उसके बाद कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए डिटरमिनेंट के ऊपर मत भागना, सीधे सीधे उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा करके वहीं के वहीं निकाल करके ले आना। ये आपका तरीका हो गया। तो कभी भी आपको बोलता है ना कि प्लेन की इक्वेशन बताओ जो दो लाइन को कंटेन कर रहा है, तो बेटा उसको इस तरीके से जाकर के लेके जाओ, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नोट करो। चलो अब एक लास्ट वाला प्रॉब्लम भी देखो, फिफ्थ वाला क्या कॉन्सेप्ट है। बेटा जितने कॉन्सेप्ट, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया ना, इसमें आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। बस यही सारे कर लेना, सारे फॉर्मेट वाले एक भी प्रॉब्लम अलग से नहीं आएगा, आपको बताना मुझे। और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैच कर जाएं, कभी मिल जाएं, तो मैं सेट से भी अलग अलग आने बहुत। देखो क्या बोला इसमें, इस वाले प्रॉब्लम को ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल है, बाकी दिमाग लगाओगे तो, नहीं तो बच्चा गलत करके आता है यहाँ पे। क्या देखना बेटा, ये मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन क्या दिया हुआ है, देखो x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9। अब अपन से क्या बोला मालूम, एक पॉइंट है बेटा 1 कॉमा, यहां से लिखा मैंने 1, 0, -3। अब अपन लोग अभी तक जो निकालता है वो क्या निकालता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो जो फॉर्मूला होता था ना वो डायरेक्ट सेटिस्फाई करवा के निकालने वाला, वो कौन सा होता था, परपेंडिकुलर लेंथ का। बट यहां पे उसने प्रॉब्लम को बदला है,
उसने क्या बोला, यार लाइन तो निकालना है बट ये डिस्टेंस जो निकालना है इस प्लेन के साथ वो कौन सा निकालना है जो कि किसी दूसरे प्लेन सॉरी लाइन इस वाले के पैरेलल है। मतलब देखो ध्यान से, इस लाइन की इक्वेशन दे दी उसने x - 2/2 y + 2/3 z - 6/6। आपको ये मैंने प्लेन की इक्वेशन दे दी बेटा। अब क्या करना है ध्यान से सुनो। आपसे बोला कि यार इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी थी बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है। किसी लाइन के एक लाइन दिया हुआ है, इसके पैरेलल वाला डिस्टेंस मेजर करना है कि इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला। मतलब मेरा मेन टारगेट कौन है यहाँ पे, ये P, और यदि इसको Q बोलता हूं तो मुझे PQ निकालना है। तो वो PQ जो है वो इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस होना चाहिए, ये निकालना था। अब बात आई कैसे निकालो, इजी यार बता, ये दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। जो डायरेक्शन रेशियो 2 3 - 6 इसके हैं वो इसके भी हैं, और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है। क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख लूं, x - x1/2 डायरेक्शन रेशियो सेम, y - y1 तो y/3 इक्वल टू z - z1 तो z + 3/6 आ गया। अब सुनो, इस लाइन के इक्वल टू में मैंने r ले लिया, और अब इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ढूंढ रहा हूं, कोई भी पॉइंट, तो मैंने r बोला, और r बोल करके जो पॉइंट निकाल रहा हूं वो कौन सा पॉइंट निकाल रहा हूं, q। तो मैं अब क्या बोलूं बताओ, q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2r + 1 3r और -6r - 3। ये q निकला है। अब सुन, अब ये q वाला पॉइंट जो था ना, जिसको मैंने ये पॉइंट निकाला r वाला, ये कहीं भी हो सकता था लाइन में, बट मैं बोल रहा हूं q है, तो q की खासियत ये है कि q वाला पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब इस q को जा करके इस प्लेन में रख दो, तो x के प्लेस पे क्या आएगा, 2r + 1 - y तो 3r - z तो -6r इक्वल टू 9। सेटिस्फाई करवा रहे, ध्यान रखना ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आदत में रहता है ना a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 में उसमें हम 0 नहीं लिखते, कांस्टेंट नहीं लिखते, तो गड़बड़ मत करो। सॉल्व कीजिए बेटा, 2r - 3r और प्लस 6r 6r + 2r 8r - 3r में कितना हो जाएगा 5r। कांस्टेंट को पकड़ो, +3 + 1 4 9 उधर है तो 5 हो गया होगा, तो r की वैल्यू क्या निकल के आई 1। अब ये r वाला आया तो बताओ q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां पर r को 1 रखोगे तो 1 तो 2 + 1 3, यहां पर 1 रखोगे तो ये 3, और यहां 1 रखोगे तो -6 - 3 -9 आगे। अब ये PQ हो गया। अब इसके P और Q के बीच का डिस्टेंस बताना था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो बेटा PQ = √x2 - x1 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया होगा 4 + 9 और यहाँ क्या बनेगा 36 तो 49 मतलब 7 आंसर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है ना वो 7 है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, गड़बड़ करते हो, ठीक नोट करो। फिर अब अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। अब अगला फॉर्मेट बताते हैं एक प्लेन का, नोट करिए। देखिए अब ये वाला कौन सा समझिए बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, है ना। दो प्लेन्स हैं, उनको बाइसेक्ट करने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है अपन को। दो प्लेन्स के बाइसेक्ट करने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है। मीनिंग समझना, यहाँ पे बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, एंगल से बारे में बात होगी, ठीक। तो बाइसेक्टिंग एंगल के बारे में हम लोग कंडीशन निकालने आ रहे हैं। अब ध्यान से समझना कैसे क्या सोच रहे हैं, ध्यान देना। अब मुझे बनाते तो बनेगा नहीं बेटा, मैं प्लेन जैसा नहीं बना रहा, मैं उसको लाइन जैसा बना करके दे रहा हूं, तो तुम समझ जाना कि ये फर्स्ट प्लेन है। बनेगा क्या मुझसे, भरोसा है मुझमें ना, नहीं बना सकते सर तो नहीं बनाऊंगा। डर के आगे जीत है, बना दिया। देखो
हिसाब से लगा लेना क्या बनाया तुम्हें 3D जैसा दिख रहा है, फील आ रहा है? नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा। देखो समझ में, मैं हटा रहा हूँ, सिंपल बनाऊंगा, ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। देखिए तो समझ में आएगा कौन से यार भी बनाएगा। चल देखिए बेटा ध्यान से सोचिए, मान लीजिए कि एक प्लेन है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लाइन बना रहा हूं बट प्लेन मान के चलना। अरे कई बार होता है ना, कुछ नहीं होता। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हमने क्या लिखी बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ये दूसरा प्लेन है, इसकी इक्वेशन है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब आपसे क्या बोलता कि इन दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, बाइसेक्ट करने वाले। तो जैसे ये दोनों प्लेन ऐसे इस तरीके से हैं, तो यदि दोनों इस तरीके से, तो बेटा देखो ऐसा सोचना नहीं यार, ऐसे ही अच्छा लगेगा। ठीक, अब आगे से देखो एक एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। अब इनको बाइसेक्ट करने वाला प्लेन कहां होगा, इनके बीच में लाई कर रहा होगा कहीं, है ना? देखा जाए तो ये वाला होगा, है ना? तो ये जो इनके बीच का इंटरसेक्टिंग वाला प्लेन है ना, बाइसेक्टिंग वाला, उस प्लेन की इक्वेशन मुझे निकाल करके बतानी है कि ये बाइसेक्टिंग प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगी। क्लियर है? अब सुनो लॉजिक, मैंने कहा मान ले बेटा मैं उसको डॉटेड लाइन से बता रहा हूं अभी ये वाला। अच्छा देखना एक और चीज, मैंने इसको बना रहा हूं वो प्लेन, तो एक प्लेन इधर भी बनेगा। तो जैसे मान लीजिए एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है तो ऑब्ट्यूज का भी होगा। तो दोनों दो इक्वेशंस आएंगी। अब दोनों को कैसे निकालना, ध्यान से सुनो। मैंने एक लॉजिक लगाया, मैंने बोला जिस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है वो प्लेन भी तो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस ही होता है, इक्वेशन ही देगा ना। तो हमने क्या किया, अपन को एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा, कहां पे, इस वाले पे जिसकी इक्वेशन लिखनी है। इस पर मैंने एक वेरिएबल पॉइंट उठाया p और उसको लिख दिया x, y, z। क्लियर? अब मैंने ये पॉइंट को x, y, z ले लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, जिन दोनों के लिए वो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका सेम होता है हमेशा। मतलब यदि मैं इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां ड्रॉ कर दूं, A पर, और इसी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहां ड्रॉ कर दें, इस वाली लाइन पर, तो हम लोग ये बोलते हैं बेटा ये खासियत है कि हर पॉइंट इस बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबसे उनका लेंथ इक्वल आता है। तो हम क्या बोले, कंडीशन निकल के आई, क्या कंडीशन निकल के आई कि PA इक्वल्स टू PB, और PA इक्वल टू PB यदि मैं लिखने के लिए जा रहा हूं तो ध्यान से समझना बेटा, एक कॉन्सेप्ट मिस हो गया, मैं उसको मैं ऐसे ओरली समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। PA इक्वल टू PB, PA मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। तो प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus b square plus c square। और वो पॉइंट हमारा कौन है, x y z खुद ही है। यदि खुद ही है वो, तो इससे यदि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने जाऊं, इसको ये बोलते हैं, इसको नहीं बोलते यार। चले अब बताओ, फर्स्ट वाले से यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा a1x, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट ही x है, प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ये पूरा का पूरा आ गया उठ करके, और अपॉन में डिस्टेंस के लिए अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर आ गया। और ये मेरा डिस्टेंस है, पहला डिस्टेंस निकला, दूसरा डिस्टेंस इक्वल टू PB निकालना है, PB भी इसके साथ ही डिस्टेंस आ रहा होगा, इसके साथ डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो इस वाले प्लेन से निकलेगा, ऐसे कैसे यूज हो जाता है, क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन में अंडर रूट बेटा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आगे क्लियर है? अब मैंने दोनों लेंथ निकाला, दोनों लेंथ को इक्वल कर दिया, बट याद है बेटा जब हम लेंथ निकालते थे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, लेंथ निकालते समय हम लोग मॉड का यूज करते थे कि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, मतलब मैग्नीट्यूड में हम इसे भी लिखते हैं, इसे भी लिखते हैं। और बताओ स्पेशली हमारा लॉजिक कहां भागता था ये चीज,
कि यदि कभी लेंथ निकालते समय वो चीज नेगेटिव आ जाए तो मॉड लगा करके उसको पॉजिटिव बनाओ, यदि पॉजिटिव आया तो अच्छा है, फिर दिक्कत ही नहीं। आ रहा है समझ? और देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन आप समझ के रखो अभी ध्यान से। कभी भी हम लोग यदि बात करने जाए, एक प्लेन है, ध्यान देना बेटा, यहां पे लिखता हूं मैं, पोजीशन अपन निकालते हैं पॉइंट की कि पॉइंट जो है वो प्लेन के किस साइड आ रहा है यदि कभी निकालने के लिए। तो देख बेटा एक चीज, प्लेन की इक्वेशन मैंने बोली ax + by + cz + d = 0। अब मैं निकाल के आ रहा हूं, ये भी देखो एक हेडिंग की करके नोट कर लेना, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। अब देखो यदि मैं दो पॉइंट की बात करने जाऊं, एक पॉइंट है सपोज ए, वो है x1 y1 z, दूसरा पॉइंट है b x2 y2 z2, है ना। तो बेटा हम पोजीशंस कैसे निकालते हैं मालूम, सीधा सा फंडा होता है। यदि मुझे निकालना है कि दोनों पॉइंट, ध्यान देना दोनों पॉइंट्स दिए मैंने आपको, मैंने बोला बताओ इस प्लेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकाल के कि कौन कहां आ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, आप दोनों पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवाओ। ध्यान देना मैं सीधे बोल रहा हूं, आप नोट करके लिख लेना, मैं इसको लिख नहीं रहा यहाँ पे। क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने इसमें सेटिस्फाई करवाया, कुछ आंसर दे रहा होगा, मान लो पॉजिटिव आया। इस दूसरे पॉइंट को भी मैंने इसमें सेटिस्फाई करवाया, मान लो वो भी पॉजिटिव आया। तो मैं बोलता हूं दोनों पॉइंट को उस प्लेन में सेटिस्फाई करवाते हैं यदि दोनों सेम साइन दे दे, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव दे दे या दोनों नेगेटिव दे दे। समझ में क्लियर है ना, या तो दोनों पॉजिटिव दे दे या दोनों नेगेटिव दे दे, तो मैं क्या बोलता हूं कि वो एक ही साइड होगा। मतलब जो दोनों पॉइंट ए और बी है ना, वो एक्चुअल में या तो इधर साइड होंगे दोनों या दोनों इधर होंगे। समझ में, मतलब एक प्लेन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट यदि दिया हुआ है, दोनों को सेटिस्फाई करवाओ, और यदि वो दोनों पॉइंट सेम साइन दे दे तो वो सेम साइड होता है। मतलब प्लेन ऐसा है तो या तो दोनों इधर ही होंगे या दोनों इधर होंगे, यदि वो सेम साइन दे रहे हैं तो, मतलब या तो पॉजिटिव देते दोनों या दोनों नेगेटिव। बट यदि कभी सेटिस्फाई करवाया, एक ने पॉजिटिव दे दिया और एक ने नेगेटिव, इसका मतलब है कि वो दोनों अपोजिट साइड है। तो एक पॉइंट यदि इधर है तो दूसरा वाला इधर। हाँ एक और चीज, मैं है ना पॉजिटिव और नेगेटिव देख करके ये नहीं डिसाइड कर सकता कि एक्चुअल में वो दोनों पॉइंट इधर आएंगे या इधर आएंगे। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि वो दोनों पॉइंट सेम साइड है, इधर या तो इधर होगा या इधर होगा, बट एग्जैक्टली किधर है वो नहीं मालूम। समझ आए? तो कभी भी एक प्लेन दे दे, ध्यान से समझना बेटा, इसमें देखो और कौन सा बता रहा हूं। एक प्लेन दे दे और दो पॉइंट पूछे, तो दो पॉइंट की पोजीशन हम निकाल के बता सकते हैं क्या कि सेम साइड होगा या अपोजिट होगा। कभी क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा, यदि सेम साइड है तो सेम आंसर देगा, मतलब सेम प्लस साइन देगा या माइनस देगा, और अपोजिट है तो अपोजिट। अच्छा सेम कॉन्सेप्ट देखो दूसरा वाला, अभी क्या था, एक प्लेन और दो पॉइंट की बात है। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, दो प्लेन और एक पॉइंट। ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, आपको मैंने दो प्लेन दे दिए, समझ, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है, ठीक बेटा। अब ध्यान देना, ये है a1x + b1y + c1z + d1 = 0। बेटा मैं लिख नहीं रहा हूं, बट मैंने ये दो कॉन्सेप्ट बता दिए हैं तुम्हारे, ध्यान से नोट करके रखना है सब। दूसरा वाला है a2x + b2y + c2z + d2 = 0। अब मान ले दोनों प्लेन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया तुम्हें, एक पॉइंट है उसको पता करना है कि वो कहां आ रहा है। अब एक पॉइंट जो a है x1 y1 z, बेटा अब इस पॉइंट के लिए डिसाइड करना है कि अब ये पॉइंट कहां पर है। तो क्या करोगे मालूम, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को फर्स्ट वाली लाइन प्लेन में सेटिस्फाई करवा, अब ये पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आंसर कुछ देगा। इसी पॉइंट को दूसरे प्लेन में भी सेटिस्फाई करवाओ, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ आंसर देगा। अब यदि दोनों ने सेम साइन दिया, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव आए या दोनों नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या होगा कि वो सेम साइड है पॉइंट। अब मीनिंग समझना, मीनिंग समझना, सेम साइड बोलने का मतलब समझो, एक ये है एक ये है, तो सेम साइड हुआ तो वो पॉइंट या तो इधर साइड होगा या नीचे साइड। क्यों, देखो बेटा, जैसे ये प्लेन है ना, इसके एबव आ रहा है ये, तो दूसरे के भी एबव होना चाहिए। यदि मैं इस पोजीशन में देख रहा हूं तो इसके बिलो है
तो इसके भी बिलो है, तब मैं सेम साइन की बात कर रहा हूं। यदि दोनों ने सेम साइन दिया इसका मतलब यहाँ पे वो पॉइंट दोनों के ऊपर होगा या दोनों के नीचे। बट यदि मान ले बेटा एक ने पॉजिटिव और एक ने नेगेटिव दिया, इसका मतलब वो बीच में है। एक ने पॉजिटिव एक ने नेगेटिव, यदि मान ले इसने पॉजिटिव दिया तो मैं बोला कि इसके अबव गया, तो नेगेटिव में वो इसके बिलो होगा। तो यदि दोनों के बीच में आ रहा है कोई पॉइंट तो वो ऑपोजिट साइन वाला होगा। क्लियर हुआ है ना? अब ये लॉजिक देखो, ये वाला लॉजिक तो मैंने यहाँ पे समझा दिया, अब मैं रफ भी कर रहा हूँ उसको, समझा आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना। इसमें देखो क्या करेंगे, मैंने बोला तुमसे ये दो लेंथ हमने निकाले, दोनों डिस्टेंस। अब जरा वो पॉइंट ढूंढ तो सही यार, ये रहा बेटा, ये पॉइंट यदि इस प्लेन के एबव है तो दूसरे के बिलो है। अरे बीच से ही आएगा ना, इंटरसेक्टिंग है, तो एक के एबव है तो दूसरे के बिलो होगा, और यदि एक के एबव और दूसरे के बिलो है तो एक के लिए यदि ये पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए नेगेटिव होगा। मतलब यहां दोनों चीजें नेगेटिव नहीं आ रही होंगी या दोनों पॉजिटिव नहीं आ रही होंगी। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो रहा होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो रहा होगा। इसी कारण से बेटा डिस्टेंस हमने यहां पे भी निकाला था, परपेंडिकुलर लेंथ इसका यहां पे भी निकाला था, बट हमें दोनों जगह मॉड नहीं लगाना होता है, हमें सिर्फ एक जगह उसका इफेक्ट देखना है। कोई एक होगा जो नेगेटिव वाला, उसको मॉड में लगा करके प्लस बोलना है। समझ में आ रहा है? जो प्लस था वो तो प्लस ही, इसीलिए दोनों तरफ नहीं, सिर्फ एक साइड आपका मन हो तो इधर लगा दो, इधर हो तो इधर लगा दो, प्लस माइनस का यूज कर लो। और यहां पे जैसे आपने प्लस माइनस का यूज किया तो अब ये मुझे क्या बता रहा होगा, फाइनल इक्वेशन उस प्लेन की जो चाहिए आपको। क्लियर हुआ? आप जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तभी आपको फाइनल आंसर दे देगा। अब बताओ दो प्लेन्स कौन सी बनेंगी, एक बार प्लस लेना तो सॉल्व होकर के एक आएगा, और एक बार माइनस लेना तो सॉल्व होकर के दूसरा आएगा। तो प्लस वाला एक प्लेन होगा, माइनस वाला दूसरा। मतलब यदि प्लस वाला ये प्लेन है तो माइनस वाला ये होगा, इसका एंगल वाइज। यदि माइनस वाला ये है तो प्लस वाला ये होगा। मतलब ये आपस में दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर हो? तो इस तरीके से जाकर के बेटा आपको उनका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, अब ये मैंने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना बता दिया। अब मैं लिख नहीं रहा बेटा प्लस माइनस, आप लिख लेना, दोनों अलग अलग है। अच्छा देखो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन है ही नहीं। दोनों प्लेन की इक्वेशन दी है ना, एज इट इज वो इक्वेशन ही तो लिखे हो, इक्वेशन लिख के अपॉन में अंडर रूट करना है बस, दोनों तरफ एक को प्लस माइनस लगा देना, आगे। अब बात आई प्रॉब्लम में क्या पूछता है, केस देखो, वो बोलेगा आपसे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। मतलब आप उस प्लेन की इक्वेशन बताओ, मतलब बाइसेक्टर के बारे में बात हो रही है ना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टिंग प्लेन। ठीक, क्या आप उस बाइसेक्टिंग प्लेन की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन को कंटेन करता है, ओरिजिन को कंटेन करता है। बेटा ओरिजिन को कंटेन करने का मतलब यहां पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो उस प्लेन के ऊपर है। मतलब यदि मैं इसको बोल रहा हूं कि ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ओरिजिन जो है वो प्लेन के ऊपर होगा। कंटेन कौन करता है? एंगल, ना कि प्लेन। हमें उस एंगल का बाइसेक्टर ढूंढना है जिसने ओरिजिन को कंटेन किया है। तो बेटा देख, ये जो प्लेन एंगल बाइसेक्टर आ रहा है ना, प्लेन वाला, वो इस पूरे एंगल को कंटेन करके रखा है, उसने इधर के पूरे एंगल को कंटेन किया हुआ है। मतलब हमारा ओरिजिन यदि यहां पर है चलेगा, वो भी कंटेनिंग वाला केस है क्योंकि वो इसी एंगल में आ रहा है। यदि यहां है तो भी चलेगा, यहां है तो भी चलेगा, यहां है तो भी चलेगा। मतलब एंगल जो है ना वो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ना कि प्लेन। हाँ, इसका एक स्पेशल केस है कि वो प्लेन पर ही आ जाए, कोई बुराई नहीं है, चलेगा। और यदि वो प्लेन पर आ जाएगा तब वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यदि प्लेन के अलावा यदि किसी जगह पे पॉइंट है तब वो इसकी इक्वेशन को थोड़ी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि हाँ वो कंटेन कर रहा है। तो बच्चे से गलती ये क्या होती है कि ओरिजिन कंटेन कर रहा है तो वो क्या करेगा मालूम है, वो इससे प्लस माइनस करके दो इक्वेशंस बना लेता है, फिर उसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करवाता है। कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर ओरिजिन सेटिस्फाई भी हो जाता है। हो गया तब तो तुमने आंसर बोल दिया कि यार ये आंसर है मेरा कंटेन करने वाला, सही भी है, वो गलत नहीं है। बट बेटा मैक्सिमम केसेस में वो सेटिस्फाई नहीं करेगा दोनों में किसी को,
तब तो हम बोल ही नहीं पाएंगे कि कौन सा ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, इसलिए हुआ क्योंकि वो यहाँ कहीं होगा। तो इसका लॉजिक क्या है, इसको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझना। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, मैं तरीके नहीं बताने जा रहा कि कहां से कैसे बोल रहा हूँ, सीधे सीधे पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे करके आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम बस, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, बट आप समझ के देखिए। सबसे पहला काम क्या करना, ध्यान से समझना, जो दोनों इक्वेशंस हैं भले से जैसे भी दी हो, आपको D1 और D2 दोनों को पॉजिटिव बनाना है फर्स्ट स्टेप में। मतलब D1 और D2 को पॉजिटिव बनाना है, इसका मीनिंग समझना। जैसे मान लो बेटा इक्वेशन दिया है 2x + 3y + 4z - 5 = 0, तो मुझे -5 नहीं चाहिए, मुझे +5 करना है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया, नहीं आया, आया समझ में? मैं एक करके बताता हूं इसके बाद, ठीक है? क्लियर हुआ? तो यदि नेगेटिव आता है ना तो उसको पॉजिटिव बनाओ, और यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में आपको D1 और D2 को क्या बनाना है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने के बाद फिर से ये इक्वेशन लिखने हैं यहाँ पे, चलेगा? तो जैसे हमने ये पॉजिटिव बनाया स्टेप 1, अब स्टेप 2 में जाओ, मैं फिर से वही इक्वेशन लिखूंगा। मान लीजिए यही है पॉजिटिव वाला, दोनों पॉजिटिव है D1 D2, ठीक? तो क्या लिखूंगा बताओ, सिंपल उसी इक्वेशन को लिख देना, a1x + b1y + c1z + d1 अपॉन में √ और इक्वल टू में क्या होगा, प्लस माइनस। बेटा देखो, तुम्हें लगेगा कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है सर, बट इसमें चेंज आ चुका है, क्योंकि तुम पॉजिटिव करने के चक्कर में तुमने x, y और z को बदल दिया होगा। इसको पॉजिटिव करने में ये सारे नेगेटिव हो गए होंगे, जबकि वहां पे प्लस थे। आए? अब सुन, सेकंड स्टेप में मैंने ये लिखा, और थर्ड स्टेप, स्टेप 3 लास्ट। बेटा ये इक्वेशन लिखने के बाद अब अपन को ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन इसमें ओरिजिन को कंटेन करेगा, कौन सा नहीं। या दो ही तो इक्वेशंस आएंगी, या तो प्लस के साथ या माइनस, प्लस या माइनस। तो एक कंटेन करना होगा तो दूसरा नहीं करेगा। तो याद रखना बेटा, प्लस साइन लेना है यहां से, इस कंडीशन को बाद इक्वेशन लिखने के बाद प्लस साइन लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, a1x + b1y + c1z + d1। यार मैंने लिखा है, सुन तुम खुद लिख लेना, प्लस माइनस है ना बेटा। यहां पर जाकर के यदि तुम प्लस लोगे तो कंटेनिंग ओरिजिन, मतलब वो आपको वो प्लेन बताएगा जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो प्लस साइन के साथ में इक्वेशन को सॉल्व करना, तो वो कंटेन कर रहा होगा ओरिजिन को। और यदि माइनस साइन ले लिया तो बेटा वो नॉट कंटेनिंग वाला केस आ जाएगा, चलेगा? तो वो नॉट कंटेनिंग वाला केस होगा, मतलब जो उसको कंटेन नहीं कर रहा उस प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो बेटा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में क्या दिया है। यदि उसने बोला है कि कंटेनिंग द ओरिजिन वाला बताना है तो प्लस वाला लेकर के सॉल्व करके ऑप्शन मैच करवाना। यदि बोला है नॉट कंटेनिंग वाला बताओ तो माइनस वाला लेकर के उसको आंसर ला करके देना, तब जाकर के आपका आंसर सही होगा, प्रॉब्लम सही होगा। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? तो देखिए, एक तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते आना चाहिए। इक्वेशन लिखने के बाद ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन में क्या लिखना है, कैसे निकालना है, मैंने केस बता दिया। अब इसको नोट करो, तो एक और केस बताता हूं, फिर रोक देना है। चलिए देखिए, अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, दूसरा केस देखते हैं इसका। अब सेकेंड वाले प्रॉब्लम में देखें केस में, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल। बेटा आपसे क्या बोलता है वो यहाँ पे कि एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर बताओ। मतलब देख रहे बेटा, इनके बीच में मान लो ये वाला एंगल एक्यूट बन रहा है तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूज बनेगा, या ये ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट बनेगा, क्योंकि टोटल सम 180 आता है।
तो हम लोग ये बोलते हैं कि आपको पता करना पड़ेगा कि ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है, कौन सा एक्यूट एंगल का। मुझे एक चीज तो पता है कि यार प्लस माइनस करेंगे यहीं से निकल के आएगा ना, तो मैंने बोला यार प्लस माइनस करना है तो ये दो प्लेन की इक्वेशन तो दे ही रहा होगा। अब ध्यान से देखो एक चीज, बेटा मैंने कंडीशन यहां लिखी है बट मैं स्टेप यहां लिखता हूं फर्स्ट, ठीक देखो ध्यान से इसको भी सॉल्व करेंगे किस स्टेप में। देखो फर्स्ट स्टेप ये है बेटा, इस सेकंड वाले केस के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मतलब सबसे पहला काम क्या करना है। अब यहाँ पे किसी को भी पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा प्लेन का इक्वेशन दिया है एज इट इज, d1 d2 को कुछ मत करो, एज इट इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लिख दो। अब इसमें से प्लस माइनस डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला एक्यूट है कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है। अब कंडीशन कैसे चेक करेंगे वो देखो, स्टेप 2। अब बेटा यहां पर एक चीज निकालना, ध्यान देना, ये जो निकल के आ रहा है ना a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहां से चेक लगाते हैं आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालो। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकाली, मान लीजिए कि ये चीज कैसी आई, पॉजिटिव। अब ये चेक करना पड़ेगा बेटा, यदि ये पॉजिटिव आई है तब हम क्या बोलते हैं कि यदि तुम उसके बाद स्टेप 3 में नहीं लिखने के लिए लिख दें, ध्यान देना, यदि ये ऐसा आता है ना तब हम क्या बोलेंगे मालूम है, यदि तुम पॉजिटिव साइन लोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताएगा, और नेगेटिव साइन लेंगे तो ये क्या बताएगा, एक्यूट एंगल। चलेगा, मतलब सुनना मेरी बात, आपने पहले ये लिख लिया, फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करा, यदि वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मैं बोलूंगा कि प्लस साइन लूंगा तो वो ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर होगा, और माइनस साइन लूंगा तो वो एक्यूट का बाइसेक्टर होगा। लेकिन वहीं पर यदि मान ले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 नेगेटिव आ जाए, यदि ये नेगेटिव आ गया तो अब प्लस साइन लोगे तो वो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर बताएगा, और माइनस साइन लेंगे तो वो मुझे ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर बताएगा। क्लियर हो? तो एक बता रहा होगा एक्यूट एंगल का और एक बता रहा होगा ऑब्ट्यूज का। तो बस यही वाली कंडीशन याद रखनी है, फिट करके रख लो दिमाग में कि कंडीशन में गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि देख प्लस माइनस में से एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट हो गई होगा, बट कौन सा निकालना है वो चेक लगाना इंपॉर्टेंट होता है, उसको इस तरीके से निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, एक बार इसे नोट करो, जब तक मैं एक प्रॉब्लम देखता हूं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कैसे देखते हैं। देखिए अब देखो ये वाला प्रॉब्लम लिख दिया मैंने, सिंपल करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो कुछ नहीं होता, तुरंत निकलेगा आंसर। क्या बोला उसने, दो प्लेन्स हैं, इनके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल करके देना है। पहला काम तो ये बोला, यदि वो सिर्फ बाइसेक्टर पूछता है ना बेटा तो प्लस माइनस में पूरा आंसर लिख दो, क्योंकि दोनों ही आंसर है उसका।
ठीक, तो सबसे पहले तो बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन लिखना है। क्या? सीधे सीधे प्लेन की इक्वेशन अपॉन में अंडर रूट। अरे भाई ना, क्या लिखेंगे बोलो? तो फर्स्ट स्टेप में तो मैंने लिखा 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 अपॉन में क्या आएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आगे है ना, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा यार। अगला देखो, प्लस माइनस दूसरा वाला लिखेंगे तो क्या आएगा? 3x माइनस 2y प्लस 6y प्लस 8 अपॉन में क्या आएगा? अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36। और अब देखना, इसको सॉल्व कर लो एक बार। ये निकल के आया बेटा 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 अपॉन में 8 प्लस 3 9 मतलब 3 हो गया होगा, इक्वल टू प्लस माइनस बेटा 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन में ये 7 हो गया 49। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21 इक्वल टू प्लस माइनस 3 को इधर ले जाओ, 9x माइनस 6y प्लस 18z प्लस 24। अब देखो, जैसे मैंने ये प्लेन की इक्वेशंस लिख दी है ना, तो बेटा ये आ गया। अब इसमें से प्लस लिखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, माइनस लिखेंगे तो दूसरा बनेगा। अब यहां तक तो हो गया, ये मेरा आंसर है बाइसेक्टिंग प्लेन्स का। पूछा क्या था? आपको स्पेसिफाई करना था कि कौन सा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज का। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज का चेक कैसे लगाऊंगा? तो मैंने बोला अब स्टेप पे चलते हैं अपन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालो कि यहां कितनी आ रही है, निकालो जरा। 2 into 3 प्लस b1 कौन है? -1 into -2 प्लस c1 कौन है? 2 और into 6। अब निकालो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये भी +2 ये भी +2 ये भी +2। मुझे इतना समझ में आ गया भाई पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, मुझे कोई नंबर निकालने से मतलब नहीं है। आगे पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव यदि आया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 तो प्लस साइन क्या देगा? ये बताएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आया समझ? तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन देगा? प्लस साइन। तो प्लस साइन लो और सॉल्व करो इसे। प्लस लिया तो देखना इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21 इक्वल टू प्लस लेंगे तो 9x माइनस 6y एज इट इज आ जाएगा ना वो पूरा, प्लस 18z प्लस 24। बेटा इसको इधर लिया तो ये हो जाएगा 5x, ये इधर आएगा तो प्लस 6 तो माइनस y और z वाला आएगा 18 तो माइनस 4z और इधर इक्वल टू उधर ले जाओ तो ये 3। ये वो प्लेन आ गया जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, अब बात आई एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन देगा? प्लस वाला साइन। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आपको कौन देगा? अरे प्लस वाला ऑब्ट्यूज दिया है तो एक्यूट कौन देगा? माइनस। तो अब दूसरा बनेगा माइनस साइन और ये देगा तुम्हें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और बताओ कैसे लिखेंगे? माइनस साइन ना, देखो 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21 इसे लिख दिया इक्वल टू में माइनस, अब माइनस पूरे में मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा? माइनस 9x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 24। अब इसको इधर ले आओ, 40 प्लस 9 23x, ये इधर आएगा तो माइनस 13y, 14 प्लस 18 मतलब प्लस 32z और इक्वल टू इसको भी इधर ले आओ प्लस 45 इक्वल टू 0। ये आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चलेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा होता है। अच्छा, इसी में कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा जब ये वैल्यू कैसी आ गई होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो बदल जाएगा, पॉजिटिव वाला एक्यूट बता रहा होगा, नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज बताएगा। ठीक, तो बस यही वाला चेक होता है, इस तरीके से लगा तो आंसर आ जाएगा। ओरिजिन वाला है, यदि ओरिजिन होता तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता पता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो दोनों पॉजिटिव ही है। बट यदि नेगेटिव होता तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे फिर इक्वेशन लिखेंगे ये वाली, इस चीज का ध्यान रखना। और एक्यूट ऑब्ट्यूज में कोई चक्कर नहीं, जैसा दिया है ऐसे उठाओ लिखना।
अब मेरे टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए स्ट्रेट लाइन और प्लेन के। अब मेरे ख्याल से शायद कुछ नहीं छूटा है, कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताता हूँ मैं, है ना। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन चलेंगे स्फीयर पे, ठीक। चलो।